इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत पर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा निकलकर एक बार फिर से सामने आया है। शिवसेना के 10 और विधायक उनके संपर्क में हैं। ये दावा है एकनाथ शिंदे का। शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं और ऐसे में 10 और विधायक उनके संपर्क में हैं और उनका ये कहना है कि 40 विधायक पहले ही उनके साथ गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। विवेक, ये कहना है कि 10 और विधायक उनके साथ हैं शिंदे के साथ, यानी कि बड़ा फेरबदल यहां पर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है शिवानी, आपने देखिए एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के गद्दावर नेता हैं, अब वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि 10 और शिवसेना के विधायक उनके संपर्क में हैं और पहले ही उन्होंने सूरत में 40 विधायकों को एक साथ ग्रुप फोटो खिंचाई थी और वीडियो शेयर किया था और उसमें 40 विधायक दिख रहे हैं और 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे अब गुवाहाटी में हैं और वहां पर उन्होंने क्लेम किया है कि 10 और विधायक उनके संपर्क में हैं। और जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के 56 विधायक है, जिसमें से एक विधायक की मृत्यु हो गई थी, यानी कि 55 विधायक है। 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे कि उनके संपर्क में है। सिर्फ 15 विधायक बचे हुए हैं और ये 15 विधायक जो है वो मुंबई के और आसपास के विधायक हैं। तो एकनाथ शिंदे का अपने आप में बड़ा दावा है कि 10 और विधायक उनके संपर्क में है और बहुत जल्दी वो मुंबई छोड़कर उनके गैंग में शामिल होने वाले हैं। जी, तो 10 विधायक और उनके संपर्क में है, ये कहना है एकनाथ शिंदे का। खुद इस वक्त तो गुवाहाटी में मौजूद है और ये भी आज खबर है कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि कब होगी इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और वहीं महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात के सूरत में मौजूद विधायक अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और वहां पर एयरपोर्ट पर बसे सभी विधायकों को होटल ले जाने के लिए कल रात से ही खड़ी थी। एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंचे विधायकों को बसों में बिठाकर होटल ले जाया गया, जबकि एयरपोर्ट पहुंचते ही एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया कि उनके साथ 40 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक 40 विधायकों में 6 निर्दलीय विधायक हैं। इसके साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि शिवसेना के 10 और विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। दावा किया गया कि सूरत के होटल से निकलने से पहले ही एकनाथ शिंदे ने सभी 40 विधायकों का समर्थन लिखित ले लिया था। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। और ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें आप गुवाहाटी असम से सीधे देख रहे हैं। होटल पहुंच चुके हैं तमाम विधायक और आपको बता दें सीधे सूरत से कल रात 2:30 बजे ये लोग निकले थे, एयरपोर्ट वहां पर पहुंचे थे। उसके लिए भी कई सारी तैयारियां वहां पर की गई थी बकायदा। और आप गुवाहाटी जब ये पहुंचे तो पहले ही बसें वहां पर तैनात कर दी गई थी और बसों के जरिए ये सीधे होटल पहुंचाए गए। और 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सूरत से, जब वो निकले थे लगभग 2:30 बजे रात का वक्त था, उस वक्त सूरत से निकले थे और गुवाहाटी सुबह के वक्त में ये पहुंचे थे, जिसकी 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार सियासी लड़ाई अब अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुकी है और ऐसे में इसकी आंच गुवाहाटी तक पहुंच चुकी है, असम तक पहुंच चुकी है, जहां पर तमाम विधायक जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक वहां पर बताए जा रहे हैं। और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की नाराजगी और 37 विधायकों के गुवाहाटी जाने के बाद महाराष्ट्र में हलचल और तेज हो गई है। इस बीच आज महाराष्ट्र कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक दोपहर 1 बजे होगी। बैठक में महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा हो सकती है, आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है। और महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से उथल पुथल इस वक्त मची हुई है, उससे शिवसेना की चुनौतियां अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस की एक बैठक बाला साहिब थोराट के घर पर भी हुई। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके 44 में से 42 विधायक एकजुट हैं। एक विधायक अपनी विधानसभा के दौरे पर गए हुए हैं और एक विधायक विदेश दौरे पर हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आज सभी विधायकों से बैठक के बाद पर्यवेक्षक बनाए गए कमलनाथ आलाकमान को फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। उसमें तो कांग्रेस के जो 44 है ये तो अभी हमारे साथ है, आपने देखा ही है। कल जो बाकी है वो भी आ जाएंगे। माननीय कमलनाथ जी भी उनको मार्गदर्शन करेंगे और बाकी राष्ट्रवादी के भी MLA के सब साथ में है। जो शिवसेना में प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में तो खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ध्यान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा बहुमत रहेगा, अच्छा बहुमत रहेगा और महाविकास आघाड़ी को कोई धोखा नहीं है।
हमारे विधायक को कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं। हमारे विधायक हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ। देखो, ये शिवसेना का मामला है, शिवसेना खुद सेटल कर लेंगी। उनके नेता उद्धव ठाकरे जी राज्य के मुख्यमंत्री है और ये सब मामला उनके लेवल पे चल रहा है और मुझे लगता है कि मामला पूर्ववत हो जाएगा और सरकार कंटिन्यू चलते रहेगी। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लिथुआनिया नेटो को इस जंग में घसीट सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि नेटो का सदस्य लिथुआनिया रूस से सीधी टक्कर लेने के मूड में लग रहा है। उसने हाल ही में रूस के शहर कलिनिंग्राद को होने वाली सप्लाई रोक दी है। मतलब ये कि छोटे से लिथुआनिया ने शेर जैसे रूस के मुंह में हाथ डाल दिया और उसकी ये हरकत यूक्रेन में आग उगल रहे रूस को उकसाने के लिए काफी है। रूस के कलिनिंग्राद शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां रेल से सामान भेजने के लिए लिथुआनिया के रास्ते की जरूरत पड़ती है। लिथुआनिया ने इसी बात का फायदा उठाया और अपने रेल के रास्ते रूस के लिए बंद कर दिए, जिसके बाद रूस भड़क गया। वहां के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और लिथुआनिया को चेतावनी दे डाली कि उसकी ये हरकत नेटो को यूक्रेन जंग में घसीट लेगी, क्योंकि लिथुआनिया नेटो का सदस्य है और कलिनिंग्राद को होने वाली सप्लाई रोककर वो रूस से दुश्मनी मोल ले रहा है। यानी रूस कह रहा है कि अगर लिथुआनिया अपने फैसले से पीछे नहीं हटा तो वो अपने साथ साथ नेटो को भी ले डूबेगा। वही नेटो जो यूक्रेन जंग में रूस से सीधी टक्कर लेने से बच रहा है, वो यूक्रेन की मदद तो कर रहा है लेकिन बाहर से, क्योंकि नेटो की दलील है कि वो नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन जंग विश्व युद्ध में बदले। वो अलग बात है कि नेटो के इस फैसले पर ज़ेलेंस्की भड़क गए थे, लेकिन नेटो नहीं माना और इस बात पर अड़ा रहा कि यूक्रेन जंग में नेटो के किसी देश की सेना हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन लिथुआनिया ने जो किया उससे सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अगर रूस ने लिथुआनिया में भी यूक्रेन जैसी जंग छेड़ी तो नेटो खुद ब खुद युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। रूस खुलकर यह बात बोल भी रहा है। उसने लिथुआनिया से बोल दिया है कि वो रूस को उकसा रहा है और उसे उस पर हमला करने के लिए मजबूर कर रहा है। रूस का कहना है कि लिथुआनिया 2002 के उस समझौते को तोड़ रहा है जो कलिनिंग्राद को सप्लाई के लिए रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ था। लेकिन लिथुआनिया है कि मान ही नहीं रहा। उसने ठान लिया है कि वो रूस को अपने रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने देगा। बाल्टिक सागर के किनारे बसा लिथुआनिया है तो छोटा सा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने रूस के खिलाफ बड़े बड़े फैसले लिए और इन फैसलों के जरिए उसने यूरोप के बाकी देशों को दिखा दिया कि वो रूस से नहीं डरता। पहले उसने एलएनजी आयात शुरू करके रूस की गैस पर निर्भरता खत्म की और अब उसने कलिनिंग्राद पर फैसला करके रूस को छेड़ दिया है। डेली मेल ने अपने आर्टिकल में लिखा कि लिथुआनिया रेल के जरिए कलिनिंग्राद भेजे जाने वाली उन चीजों को रोक रहा है जिन पर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया है। इन चीजों में कोयला, मेटल और निर्माण का सामान शामिल है। कलिनिंग्राद है तो रूस का शहर, लेकिन वहां सामान भेजने के लिए उसे लिथुआनिया की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि ये शहर तीन तरफ से यूरोप के देशों से घिरा है। इसी वजह से रूस ने अपने इस शहर की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि परिंदा भी पर न मार पाए। करीब 4.5 लाख आबादी वाले कलिनिंग्राद के एक तरफ लिथुआनिया है और दूसरी तरफ पोलैंड, उसके दक्षिण में भी यूरोप का ही देश है। रूस वहां पर रेल के जरिए सामान भेजता है जो लिथुआनिया से गुजरती है। यही नहीं, कलिनिंग्राद को गैस की सप्लाई भी लिथुआनिया के रास्ते ही होती है। लेकिन लिथुआनिया के प्रतिबंध के बाद वहां होने वाली 50% सप्लाई रुक जाएगी। हालांकि समंदर के रास्ते का विकल्प खुला हुआ है जिसके जरिए रूस कलिनिंग्राद तक सामान पहुंचा सकता है और इसके लिए उसे यूरोप के किसी देश का एहसान भी नहीं लेना पड़ेगा और इसका काम भी हो जाएगा। कलिनिंग्राद को रूस का परमाणु किला भी कहते हैं, जिसे उसने अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। खबर आई थी कि हाल ही में रूस ने कलिनिंग्राद में ही परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें इस्कंदर मिसाइल के जरिए परमाणु हमले की प्रैक्टिस की गई थी। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कलिनिंग्राद में रूस ने कई परमाणु बम रखे हैं जो कभी भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। रूस ने पहली बार 2016 में इस्कंदर मिसाइल को कलिनिंग्राद में तैनात किया था, जिसकी रेंज में जर्मनी समेत यूरोप के कई देश आते हैं। मतलब रूस का कलिनिंग्राद शहर दुश्मनों का काल है, जहां उनकी बर्बादी का सारा सामान रखा है। माना जा रहा है कि रूस इसी वजह से लिथुआनिया से बोल रहा है कि वो उससे ना उलझे, क्योंकि अगर उसने अपनी इस्कंदर मिसाइल उस पर दाग दी तो लिथुआनिया के चिथड़े उड़ जाएंगे और नेटो देश तमाशा देखते रह जाएंगे। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट ने 27 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पंजाब पुलिस ने मानसा पहुंचकर पहले लॉरेंस बिश्नोई का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया। 7 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद पंजाब पुलिस ने
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा जिला अदालत में पेश किया। पुलिस रिमांड के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली के सीआईए स्टाफ के दफ्तर में रखा गया था और यहीं से कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा ले जाया गया। सुरक्षा कारणों के चलते लॉरेंस बिश्नोई की पेशी रात में ही मानसा कोर्ट के सामने करवाई गई और पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का मानसा अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन मानसा कोर्ट ने 27 जून तक रिमांड दिया है। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी और प्लान यह था कि मूसेवाला शूटरों की तरफ से की गई फायरिंग में अगर बच जाते तो उन पर ग्रेनेड या यूं कहें कि बम से अटैक कर दिया जाता। मतलब ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ये तय करके आए थे कि किसी भी सूरत में सिद्धू मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना है और यही वजह है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि हत्यारे ये जानते थे कि मूसेवाला हमेशा बुलेट प्रूफ कार से ही चलते हैं। इसी वजह से शूटरों को AN-94 हथियार दिए गए थे, जिससे निकलने वाली गोलियां बुलेट प्रूफ गाड़ियों को ध्वस्त करने की ताकत रखती हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि हत्यारों ने उन पर ग्रेनेड अटैक करने की भी पूरी तैयारी कर रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ये डर था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में होने की वजह से मूसेवाला कहीं बच न जाए। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर उन्हें मारने के लिए ताकतवर हैंड ग्रेनेड से भी लैस थे। लेकिन वारदात वाले दिन कातिलों को ग्रेनेड चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ग्रेनेड अटैक की तैयारी से पर्दा तब उठा जब एक रोज पहले दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी और कशिश को गिरफ्तार कर लिया। और इन दोनों के अलावा पुलिस ने हत्याकांड में शूटरों की मदद करने के आरोप में केशव कुमार को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि तीनों गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक एक किराए के मकान में छिपे हुए थे और वहीं से विदेश भागने की तैयारी में थे। लेकिन उससे पहले ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इन तीनों आरोपियों के पास से पुलिस को कई खतरनाक हथियार और बम मिले। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनके पास से 8 ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, एक असॉल्ट राइफल, 3 पिस्तौल और 36 गोलियां बरामद की गई। पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि वारदात वाले दिन अगर हथियार फेल हो जाते या मौके पर कोई खतरा दिखाई देता तो शूटर मूसेवाला पर ग्रेनेड से हमला कर देते। मतलब ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ये ठान कर आए थे कि हर हाल में सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारना। दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 6 शूटरों को भेजा गया था, जो कोरोला और बोलेरो गाड़ी में सवार थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हमले के लिए बाकायदा 2 मॉड्यूल तैयार किए गए थे और दोनों कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ लगातार संपर्क में थे। बोलेरो गाड़ी को कशिश चला रहा था और उसकी बगल वाली सीट पर प्रियव्रत और फौजी बैठा था। इनके अलावा उनकी गाड़ी में शूटर अंकित सिरसा और दीपक मुंडे भी मौजूद थे। प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था, अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडे इनके साथ था। जबकि दूसरी गाड़ी को अमृतसर का रहने वाला जगदीप रूपा चला रहा था और मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा हुआ था। दावा है कि हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला फौजी ही दोनों मॉड्यूल को लीड कर रहा था और वो फोन के जरिए पल पल की जानकारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को दे रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मूसेवाला को मौत की नींद सुलाने के लिए शूटरों ने पुलिस की वर्दी भी खरीद रखी थी और दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला को मारने के लिए सारे हत्यारे पुलिस के वेश में आने वाले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी शूटर पुलिस की वर्दी में ही मूसेवाला के घर में घुसने की फिराक में थे ताकि वर्दी की वजह से उन पर किसी को शक न हो। लेकिन पुलिस की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं होने की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि मूसेवाला को मारने के लिए हत्यारे 15 दिन से उनका पीछा कर रहे थे। 8 बार उनके घर और रास्तों की रेकी की गई थी और दावा है कि 29 मई को 9वीं बार मूसेवाला की रेकी की गई थी। आरोप है कि हरियाणा के रहने वाले संदीप उर्फ केकड़ा ने महज 15,000 के लिए मूसेवाला की रेकी की थी और पुलिस का दावा है कि रेकी करने के दौरान उसने फैन बनकर मूसेवाला के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। इसके बाद केकड़ा ने शूटरों को यह जानकारी दी थी कि मूसेवाला अपने 2 साथियों के साथ बिना बुलेट प्रूफ कार के कहीं जाने के लिए निकले और केकड़ा से मिली सटीक जानकारी के बाद 2 गाड़ियों में सवार 6 हत्यारे उनके पीछे लग गए थे। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पुलिस का दावा है कि मूसेवाला पर करीब 40 राउंड फायर किए गए थे। मूसेवाला के शरीर पर 19 जख्म मिले थे। इनमें 7 गोलियां मूसेवाला को लगी थी और 15 मिनट के अंदर मूसेवाला की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में शामिल शूटर फौजी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि कोरोला गाड़ी से मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक किया गया था और उसमें सवार पंजाब के मोगा के शार्प शूटर मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से उन पर फायर किया था। पुलिस का दावा है कि AK-47 से चलाई गोली मूसेवाला को लगी थी, जिसके बाद उनकी गाड़ी वहीं रुक गई थी
और तब तक मूसेवाला की गाड़ी का पीछा करते हुए दूसरे शूटर भी बोलेरो कार से वहां पहुंच गए थे। इसके बाद दोनों गाड़ियों से कुल 6 शूटर उतरे और उन्होंने मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। और मूसेवाला पर आगे और पीछे दोनों तरफ से तब तक फायरिंग की गई जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। दिल्ली पुलिस का दावा है कि फायरिंग करने के बाद एक शूटर ने मूसेवाला को हिलाकर भी देखा था कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, लेकिन जब उन्हें ये यकीन हो गया कि मूसेवाला अब नहीं बचेंगे तो सभी शूटर वहां से फरार हो गए। तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहां से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। फौजी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद मनप्रीत मन्नू और जगदीप रूपा अलग चले गए थे। बाकी 4 लोग बुलेरो के जरिए वहां से निकल गए। बाद में कुछ किलोमीटर जाने के बाद बुलेरो सवार चारों शूटरों को केशव ने अपनी गाड़ी में बैठाया और इसके बाद सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद चले गए थे। लेकिन जब पुलिस ने मूसेवाला केस में आरोपियों की धरपकड़ शुरू की तो उन्होंने अपना ठिकाना बदलना शुरू कर दिया। पुलिस से बचने के लिए शूटर फौजी, कशिश और केशव गुजरात चले गए, जहां मुंद्रा पोर्ट के पास तीनों किराए के एक मकान में छिप गए थे। लेकिन 19 जून को दिल्ली पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। जांच में यह बात भी सामने आई कि प्रियव्रत उर्फ फौजी पर 2 हत्याओं समेत कुल 11 मामले दर्ज हैं और उस पर हरियाणा पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा है। जबकि हत्याकांड में शामिल शूटर कशिश पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। वहीं केशव हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बेरी का रहने वाला है और उस पर एक हत्या का आरोप है। मतलब ये कि मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी और कशिश गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 4 शूटर अंकित सिरसा, दीपक मुंडे, जगदीप रूपा और मनप्रीत मन्नू अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की रिमांड पर है और उससे पूछताछ कर पुलिस हत्याकांड से जुड़े दूसरे राज भी उगलवाने में जुटी है। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा काम कोड वर्ड के जरिए होता था और वो कोड वर्ड हैं जैक स्पैरो और जय हो, जिनकी मदद से लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ अपने गैंग के सदस्यों से संपर्क करता है बल्कि गैंग के शूटरों तक हथियार से लेकर पैसे पहुंचाता है, ताकि अलग अलग राज्यों में आसानी से वारदात को अंजाम दिया जा सके और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ लोगों में बनाए रखा जा सके। पुणे पुलिस का दावा है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैक स्पैरो और जय हो कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। दावा यह भी किया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग के एक सदस्य को जैक स्पैरो का नाम दिया गया है, जो पूरे गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई का काम करता है। असल में जैक स्पैरो हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का एक किरदार है, जिसे फिल्म में एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाया गया है जो किसी भी सूरत में अपने दुश्मनों के हाथ नहीं आता है, या यूं कहें कि उसे पकड़ पाना नामुमकिन होता है। और इसी वजह से गैंग में हथियारों की सप्लाई करने वाले उस आदमी का नाम जैक स्पैरो रखा गया। पुलिस का दावा है कि जैक स्पैरो नाम का वो शख्स अलग अलग राज्यों में फैले गैंग के शूटरों तक हथियार पहुंचाने का काम करता है, और वो भी बिना पुलिस की नजर में आए। पुलिस का यह भी दावा है कि गैंग का जैक स्पैरो कौन है, वो कहां से हथियार लाता है और कैसे उन हथियारों को शूटरों तक पहुंचाता है, इसका पता किसी को नहीं है। गैंग के सदस्यों के बीच होने वाली बातचीत के दौरान भी सिर्फ कोड वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि जैक स्पैरो की पहचान उजागर न हो सके। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ये भी दावा कर रही है कि जैक स्पैरो कोड वर्ड की बात संतोष जाधव ने पूछताछ में बताई है। ये वही संतोष जाधव है जिसे कुछ रोज पहले उसके साथी नवनाथ सूर्यवंशी के साथ गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे और दोनों ने मूसेवाला पर गोलियां भी चलाई थी। दावा तो यह भी है कि दोनों को इस काम के लिए 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन जब मूसेवाला हत्याकांड में संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी का नाम सामने आया तो दोनों गुजरात के भुज में एक खंडहर नुमा मकान में छिप गए थे। लेकिन पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल ने पुलिस की पूछताछ में दोनों के गुजरात में छिपे होने का राज उगल दिया, जिसके बाद पुणे पुलिस की एक टीम ने संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया था। और पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया कि जिस वक्त संतोष जाधव को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था। फिलहाल दोनों पुलिस की रिमांड पर हैं और पूछताछ के दौरान दोनों चौंकाने वाले राज उगल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में शूटर संतोष जाधव ने यह भी बताया कि जैक स्पैरो कोडवर्ड के नाम से तब पर्दा उठा जब मूसेवाला हत्याकांड से कुछ रोज पहले विक्रम बराड़ से उसकी बात हुई थी और उसी दौरान उसे ये कोड बताया गया था। पुलिस सूत्रों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि संतोष जाधव को विक्रम बराड़ ने जैक स्पैरो की मदद से मध्य प्रदेश के सेंधवा से गैंग के सदस्यों तक हथियार पहुंचाने का काम दिया था, क्योंकि एक रोज पहले ही यह खबर आई थी कि मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश के सेंधवा से भी हथियार मंगवाए गए थे। और दावा है कि पुलिस की पूछताछ में संतोष जाधव ने भी मध्य प्रदेश से हथियार लाने की बात कबूल कर ली।
जिसके बाद पुणे पुलिस के उस दावे पर मोहर लग गई जिसमें यह बताया गया कि मूसेवाला हत्याकांड में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में मौजूद सिंधवा से वारदात को अंजाम देने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 30 बंदूकें मंगवाई गई थी। इस पूरे मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम सेंधवा पहुंच भी चुकी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही हथियार मंगवाए जाने के पीछे की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पुणे पुलिस ने यह भी दावा किया कि गैंग में जैक स्पैरो के अलावा जय हो कोड का भी इस्तेमाल किया जाता है। असल में लॉरेंस गैंग के ही एक सदस्य को जय हो नाम दिया गया है, जो न सिर्फ पूरे गैंग के पैसों का हिसाब रखता है बल्कि वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों तक पैसा पहुंचाने का काम भी करता है। और उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है जब उसका बेहद ताकतवर सुखोई Su-25 विमान रस्तोव प्रांत में गिरने के बाद तहस नहस हो गया और बताया गया कि जिस जगह पर रूसी सेना का ये विमान क्रैश हुआ है वो यूक्रेन की सीमा के बेहद नजदीक है। और रूस के Su-25 की जमीन पर गिरने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ताकतवर लड़ाकू विमान के परखच्चे उड़े दिखाई दिए। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई। विमान के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए नजर आए और उनसे धुआं उठता दिखाई दिया। Su-25 के क्रैश होने के बाद रूस की सेना की तरफ से जो बयान सामने आया उसके मुताबिक एक पायलट की ट्रेनिंग के दौरान ये लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया जिसमें ट्रेनिंग ले रहे पायलट की मौत हो गई। इसके साथ ही इसे तकनीकी खामी की वजह से हुआ हादसा बताया गया। रूस ने विमान के क्रैश होने के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रूस के रस्तोव प्रांत में जिस जगह रूस का लड़ाकू विमान गिरा वो जगह यूक्रेन की सीमा के पास ही पड़ती है और ऐसे में आशंका ये जताई जा रही थी कि कहीं यूक्रेन ने ही Su-25 का शिकार तो नहीं कर लिया हो, क्योंकि जब से जंग छिड़ी है रूस का ये ताकतवर लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आसमान में गरजते Su-25 जब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर टूटते हैं तो फिर वहां तबाही ही तबाही देखने को मिलती है। यूक्रेन के साथ करीब 120 दिन की जंग में रूस ने कई बार Su-25 से यूक्रेन की सेना पर हमले के वीडियो जारी किए। कभी एक लड़ाकू विमान ने तो कभी एक कतार में उड़ते कई Su-25 विमानों ने यूक्रेन की सेना पर मिसाइलों की बारिश की। उनके हमले इतने तेज होते कि ज़ेलेंस्की की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता और पलक झपकते ही अपने काम को अंजाम देकर रूस के घातक लड़ाकू विमान अपने बेस पर लौट जाते। रूस ने Su-25 की मदद से किए गए हमलों के बाद कई बार यूक्रेन की सेना को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ने ही Su-25 का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना में दहशत फैलाई है, बल्कि यूक्रेन ने भी जंग में अब तक रूस के इस लड़ाकू विमान को कई बार मार गिराने का दावा भी किया और रूस को ये दिखा दिया कि यूक्रेन के आसमान में गरजने वाले उसके लड़ाकू विमान अजेय नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की की सेना ने ज़ापोरिजिया में हमले की कोशिश में जुटे रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इसके अलावा यूक्रेन की सेना ने खार्किव और चर्नीव में भी सुखोई लड़ाकू विमान को ढेर करने का दावा किया था। चर्नीव में तो रूस के एक पायलट के मारे जाने का भी दावा किया गया था। यानी यूक्रेन की जंग में उतरा Su-25 कई बार उसकी सेना का निशाना बना, लेकिन अब ये लड़ाकू विमान रूस में ही ढेर हो जा रहा है। 17 जून को भी बेलग्राद में एक Su-25 क्रैश हो गया था और जिस जगह ये हादसा हुआ था वो भी यूक्रेन की सीमा के नजदीक ही था। उस वक्त भी रूस ने तकनीकी खामी का हवाला दिया था, लेकिन अब रस्तोव में Su-25 के गिरने के बाद आशंका जताई जा रही है कि कहीं यूक्रेन की सेना ने ही तो एक बार फिर सुखोई का शिकार नहीं कर लिया, क्योंकि रूस ये आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के भीतर कई बार हमलों को अंजाम दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी को एक साथ कई गर्लफ्रेंड रखना भारी पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड ने ही उसे गिरफ्तार करवा दिया, जो काफी दिनों से उससे नाराज चल रही थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में शामिल फौजी की 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसकी किस्मत ने तब धोखा दे दिया जब उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड को दूसरी के बारे में पता चल गया। तीसरी गर्लफ्रेंड को यह लगता था कि वो फौजी की अकेली दोस्त है, लेकिन जैसे ही उसे फौजी की दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई और वो गुस्से में अपने एक रिश्तेदार के साथ दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गई। यानी शूटर फौजी को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गर्लफ्रेंड रखना भारी पड़ गया और इसलिए वो पकड़ा गया। दावा किया गया कि उस महिला ने शूटर फौजी के सारे राज पुलिस के सामने उगल दिए। उसने ये दावा किया कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद से लगातार उसकी बात फौजी से हो रही है, लेकिन वो फौजी से इसलिए नाराज है कि उसने उसे धोखा दिया है और अब वो फौजी को सबक सिखाना चाहती है। फिर क्या था, पुलिस ने फौरन शूटर की गर्लफ्रेंड के मोबाइल फोन को सर्विलेंस पर डाल दिया और जैसे ही शूटर फौजी ने उसे फोन किया पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन गुजरात के लिए रवाना हो गई और फिर फौजी और उसके 2 साथियों को मुंद्रा पोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फौजी अपने 2 साथियों के साथ गुजरात भाग गया था और पिछले कई दिन से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।
अलग अलग शहरों में उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी फौजी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। इसी बीच उसकी नाराज गर्लफ्रेंड ने पुलिस का काम आसान कर दिया और उसी के जरिए पुलिस फौजी तक पहुंच गई, या यूं कहें कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे पकड़वा दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि फौजी अपनी तीनों गर्लफ्रेंड के साथ संपर्क में रहता था। हालांकि बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में किसी भी शूटर की महिला दोस्त नहीं है, सिर्फ गैंग में फौजी ही गर्लफ्रेंड रखता था। और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह देश भर के युवाओं से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के युवाओं से संवाद करेंगे। इस दौरान वो अग्निपथ योजना की खूबियों के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। एक दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल परब से 10 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ हुई थी। यूपी के बरेली में 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। पीड़ित दुकानदारों ने बीजेपी नेता पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग के बीच महाशक्तियों की नजर सीरिया पर है, या यूं कहें कि सीरिया को अगला यूक्रेन बनाने की तैयारी हो रही है। सीरिया में 2011 में सिविल वॉर शुरू हुई थी, जिसके बाद इस देश की जो दुर्दशा हुई उसे पूरी दुनिया ने देखा। क्योंकि पिछले 1 दशक में सीरिया महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन की प्रयोगशाला बन गया। कभी अमेरिका ने ISIS के नाम पर वहां तांडव किया, तो कभी रूस के चढ़ाने पर बशर अल असद सरकार ने विद्रोह को कुचला। लेकिन सीरिया का संकट खत्म नहीं हुआ और अब तो ऐसा लगता है कि वो मुसीबतों की खाई में गिरने वाला है, क्योंकि यूक्रेन जंग ने ताकतवर देशों को सीरिया में जोर आजमाइश करने का एक और मौका दे दिया। पश्चिमी मीडिया ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि अमेरिका, रूस, इजराइल और ईरान का फोकस सीरिया पर है, जिसकी वजह से सीरिया की हालत वैसी हो सकती है जैसी जर्मनी की युद्ध के 30 साल में थी। मतलब ये कि एक ऐसा देश जहां बाहरी ताकतें अपना दम दिखाएंगी और वहां की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। 2011 के बाद सीरिया वैसे ही गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और इस आग पर अमेरिका, रूस, इजराइल और ईरान हाथ सेक रहे हैं, जिनके पास सीरिया के मामले में दखल देने की अलग अलग वजह हैं। कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, कोई यूक्रेन जंग के बाद बदले हालात में सीरिया का फायदा उठाना चाहता है। या यूं कहें कि सीरिया में 4 देश नहीं बल्कि 2-2 देशों की जोड़ियां लड़ रही हैं। पहली जोड़ी है यूक्रेन पर एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रूस और अमेरिका की, तो दूसरी जोड़ी है इजराइल और ईरान की। रूस और ईरान जहां सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ खड़े हैं, तो वहीं अमेरिका और इजराइल सरकार का विरोध करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन जंग के बीच सीरिया में हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और बाहरी ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं, जिससे कि गृह युद्ध की आग में घी पड़ेगा। ईरान और इजराइल के लिए तो जैसे सीरिया जंग का एक और मैदान ही बन चुका है। इजराइल ने कुछ दिन पहले दमिश्क में मिसाइल दागी थी, जिसे सीधा सीधा उसकी और ईरान की दुश्मनी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर वहां की सरकार की मदद कर रही है और इसी वजह से सीरिया को इजराइल के हमले झेलने पड़ रहे हैं। इस मामले में अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है। सीरिया की मुसीबत बढ़ाने वाले देशों में तुर्की भी शामिल हो चुका है। यानी तुर्की सीरिया का एक और ट्रबल मेकर है, जो कुर्द लड़ाकों के नाम पर सीरिया में हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि तुर्की का कहना है कि उत्तरी सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ब्रांच YPG सक्रिय है और तुर्की और सीरिया की सीमा पर शांति भंग कर रही है। इस मुद्दे पर तुर्की रूस तक की नहीं सुन रहा और उत्तरी सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दे रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही तुर्की ने यह ऐलान किया था, जिसके बाद रूस ने उसे रोका, लेकिन तुर्की नहीं माना, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में ईरान, रूस और कुर्द लड़ाकों ने ऑपरेशन रूम बनाया है, जो उत्तरी सीरिया में तुर्की के मिलिट्री ऑपरेशन का जवाब देगा। यानी सीरिया में रूस भी खेल रहा है, लेकिन अपने तरीके से। वो ईरान का साथ दे रहा है ताकि सीरिया में कुर्द समुदाय के लोगों को बचाया जा सके। मतलब जिस कुर्द समुदाय से तुर्की चिढ़ता है, रूस उसी को बचा रहा है। दावा तो यह तक किया गया कि ईरान ने इसके लिए रूस पर दबाव बनाया, जिसके बाद रूस ने खुलकर तुर्की को रोका। और यूपी के झांसी में गैंगस्टर की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। यूपी के झांसी में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद गैंगस्टर अब्दुल कदीर की 48 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। हालांकि इस दौरान पीड़ित परिवार ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया। ईडी के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कल करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से सवाल जवाब किए गए। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश सिकंदर की पुलिस को पिछले 4 सालों की तलाश थी। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें
वो लुहांस्क में यूक्रेन के ठिकानों पर हमले की तैयारी करते दिखाई दी। कुछ दिन पहले कादिरोव ने दावा किया था कि इस इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना उनके लड़ाकों की ताकत के आगे अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। और इसके साथ ही वहां कई दिनों से जारी भीषण जंग को जीतने का जिम्मा कादिरोव ने अपने एक और खूंखार कमांडर मूसा अखमतोव को सौंप दिया, जिसे बेहद बेरहम और खतरनाक कातिल माना जाता है। और अपनी इसी पहचान को सही साबित करते हुए कादिरोव का ये कमांडर यूक्रेन के सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़ा। चेचेन लड़ाकों के हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें यूक्रेन के सैनिक लुहांस्क के एक इलाके में एक मकान में छिपने की कोशिश करते नजर आए, इस बात से अनजान कि उनकी एक एक हरकत पर चेचेन लड़ाके ड्रोन कैमरे से नजर रख रहे हैं। जैसे ही वो सैनिक मकान के अंदर दाखिल हुए, चेचेन लड़ाकों ने उस मकान को जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। और इस हमले ने साबित कर दिया कि कादिरोव ने जीत पक्की करने के लिए अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी है, जो रूसी सेना के साथ मिलकर लुहांस्क के अलग अलग हिस्सों में भीषण हमले बोल रहे हैं। लेकिन सबसे खूनी जंग छिड़ी है लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में, जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेनाएं 2 हफ्तों से ज्यादा समय से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही हैं। वहां जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों के दुगने वार के आगे यूक्रेन के सैनिक पस्त हो गए। रूस ने दावा किया कि उसने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। ऐसा लगा कि बस पूरे सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा होने ही वाला है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और सेवेरोडोनेस्क के बचे हुए हिस्से में रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। सेवेरोडोनेस्क में ज़ेलेंस्की के सैनिकों के जवाबी हमलों ने साफ कर दिया कि मारियोपोल की तरह ही वो वहां भी आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं हैं, क्योंकि रूसी सेना चेचेन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ मिलकर किए जा रहे हमलों का भी यूक्रेन के सैनिक जमकर जवाब दे रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क में भी जंग लंबी खिंचती जा रही। माना जा रहा है कि इसी वजह से रमजान कादिरोव मारियोपोल जैसी ही रणनीति अपनाने पर मजबूर हो गए। और ये रणनीति है किसी भी तरह से दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने की। इसके लिए रमजान कादिरोव अपने लड़ाकों का वीडियो जारी करते हैं और उसमें उनकी जमकर तारीफ करते हैं, उन्हें खूंखार, बेरहम और खतरनाक बताते हैं। मारियोपोल की जंग के वक्त भी कादिरोव ने अपने कमांडरों के ऐसे ही वीडियो जारी किए थे, जिनमें वो ताबड़तोड़ हमले बोलते दिखाई दिए थे। कादिरोव ने उस वक्त भी दावा किया था कि जल्द ही उनके लड़ाके उन्हें बड़ा तोहफा देंगे, जिसके कुछ दिन बाद ही मारियोपोल पर रूस का पूरी तरह कब्जा हो गया था। और अब सेवेरोडोनेस्क की जंग के दौरान भी रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी कर दिया। अपने लड़ाकों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के युद्ध में भी जल्द एक तोहफा मिलने की बात कही, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सेवेरोडोनेस्क की जंग और भी भीषण होगी। वहां कब्जे के लिए चेचेन लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से लड़ रहे हैं। शहर के बाकी बचे हिस्से में मोर्चा संभाले यूक्रेन के सैनिक भी उनके हमलों का जोरदार जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब कादिरोव के नए कमांडर मूसा अखमतोव के जंग में उतरने के बाद माना जा रहा है कि चेचेन लड़ाके अब और ताकत से हमले बोलेंगे। अपने आका रमजान कादिरोव को जल्द से जल्द तोहफा देने के लिए वो सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार तेज हो गए हैं। डोनेस्क में रूस के रॉकेट हमले में एक स्कूल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। रॉकेट हमला होते ही पूरे स्कूल में धमाके के साथ आग लग गई और पूरा स्कूल इस आग की चपेट में आ गया। यूक्रेन सरकार ने स्कूल पर हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि डोनेस्क में इस इलाके में रूस अब तक 3 स्कूल बुरी तरह से नष्ट कर चुका है। वहीं डोनेस्क क्षेत्र के करीब 200 स्कूलों को तबाह कर चुका है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का मोहभंग लगातार बना हुआ है और पिछले हफ्ते अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर इस आग में घी डालने का काम कर दिया है। क्योंकि उसके बाद से ही एक आध मौके को छोड़ दें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगातार बेयर मार्केट में बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से बाजार में मची उथल पुथल तो कारण है ही, शेयर मार्केट की इस भारी गिरावट की बहुत बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अमेरिका जैसे देशों में ब्याज दरों के बढ़ते ही ज्यादा कमाई के चक्कर में भारतीय शेयर बाजार को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। किसी भी देश में ब्याज दर बढ़ने से वहां निवेश की स्कीमों में रिटर्न बढ़ जाता है और पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने अपने यहाँ महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ऐसे में विदेशी निवेशक ज्यादा ब्याज दर वाले देशों और ज्यादा सुरक्षित स्कीमों का रुख करते हैं और जहां उन्होंने पहले से ही निवेश किया होता है वहां से पैसा निकाल लेते हैं। यही चीज भारतीय शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है। और फिर ब्याज दर बढ़ाने वाला अमेरिका अकेला देश नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश अपने यहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं।
जिसकी भारतीय शेयर बाजार पर तगड़ी मार पड़ी। जिन जिन देशों से ये FPIs आते हैं, उन देशों में ब्याज की दरें बढ़ने से इनको ये लगता है कि हमें अब रिस्क की मार्केट से रिस्क फ्री मार्केट में जाना चाहिए। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजार रिस्की होते हैं, इसलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मार्केट को डामाडोल होता देखते ही ट्रेजरी बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट जैसी फिक्स रिटर्न वाली स्कीम में निवेश करते हैं ताकि उनका पैसा ना डूबे। विदेशी निवेशकों ने ये दगा सिर्फ भारत को ही नहीं दिया है, बल्कि दुनिया की कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं से FPI कम हो रही है। इसलिए वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार को कमजोर समझना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विदेशी निवेशकों के भारत से निकलने के पीछे उनकी अपनी वजह है, लेकिन ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये काफी वक्त से चला आ रहा है। और पिछले साल तो FPI के शेयर मार्केट से पैसा निकलने का रिकॉर्ड तक बन चुका है। 2021-22 में FPI ने स्टॉक मार्केट से 1,22,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। एक साल में इतनी बड़ी बिकवाली 2015-16, 2018-19 और 2019-20 यानी 3 साल में FPI के मार्केट से निकाले गए कुल पैसों से भी बहुत ज्यादा है। इन 3 साल में FPI ने शेयर बाजार से कुल 84,000 करोड़ रुपए निकाले थे और पिछले एक दशक से स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशक अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। 2010-11 में भारतीय शेयर बाजार की कुल वैल्यू का 15% अकेले FPI होल्ड करते थे, लेकिन 11 साल में FPI ने अपना इतना निवेश निकाल लिया कि 2021-22 आते आते भारत के स्टॉक मार्केट में FPI की वैल्यू गिरकर 12% रह गई। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि जिस स्पीड से FPI शेयर बाजार से निकल रहे हैं, उस हिसाब से तो शेयर मार्केट को बुरी तरह धड़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर और DII यानी भारत के बड़े संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार को संभाला हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के मानसा कोर्ट ने 27 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के मानसा कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 27 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हरियाणा के अंबाला में परिजनों से झगड़े के बाद एक बुजुर्ग अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गया। बताया गया कि आदमी नशे में धुत था। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी कोशिश के बाद उसे टंकी से नीचे उतारा और अपने साथ ले गई। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले लखनऊ जिले के 10 छात्रों से मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक समुद्र से यूक्रेन पर मिसाइल से हमला करते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई सैनिकों की जान भी चली गई। रूस की तरफ से यूक्रेन की सेना पर किए गए इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें बाल्टिक सागर में मौजूद रूस के एक जंगी जहाज से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। इस हमले में समंदर में मौजूद यूक्रेन की एक बड़ी नाव तबाह हो गई। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ दूरी पर यूक्रेन की सेना की एक बड़ी नाव दिखी, जिस पर रूस के जवान ड्रोन से नजर बनाए हुए थे। जैसे ही नाव उनकी मिसाइल की रेंज में आई, पुतिन की सेना ने बिना देर किए उस पर मिसाइल से हमला बोल दिया। फायर होते ही वो मिसाइल चंद सेकंड में हवा को चीरती हुई आसमान में पहुंच गई और फिर यूक्रेन की उस नाव पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस हमले में उस नाव के परखचे उड़ गए। रूस ने दावा किया कि उसने इसी तरह के कई हमले कर यूक्रेन के कई जहाजों और नावों को बर्बाद कर दिया। और उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके सैनिक रूस की भीषण गोलीबारी के बीच फंसे हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों पर यह हमला कहां पर हुआ, किस इलाके में हुआ, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसके सैनिक गाड़ी से जाते हुए नजर आए। तभी रूस की सेना ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया। फायरिंग शुरू होते ही यूक्रेन के सैनिकों ने गाड़ी रोकी और तेजी से उससे बाहर निकल गए। इसके बाद जान बचाने के लिए जेलेंस्की के सैनिक पास ही बने एक मकान की तरफ भागे। इस बीच रूसी सेना की तरफ से गोलीबारी जारी रही। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने अपनी ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल किया और रूस के खतरनाक हमले से अपनी जान बचाई। उधर खबर है कि यूक्रेन रूस से 8 साल पुराना बदला लेने पर उतर आया है। दावा है कि यूक्रेन में चल रही जंग में जो अब तक नहीं हुआ वो हो गया है। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन ने क्राइमिया के पास काला सागर में जमीन से तेल निकालने वाले ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। अगर यह दावा सही है तो रूस की 4 महीने से छेड़ी गई जंग में यह पहली बार है जब यूक्रेन ने क्राइमिया के पास हमला बोला, जिसका मतलब यह है कि डॉनबास को रूस से बचाने के लिए तो यूक्रेन लड़ ही रहा है, उसने क्राइमिया को भी रूस से वापस पाने के लिए मैदान में ताल ठोक दी है। यानी पुतिन डॉनबास पर नजरें गड़ाए बैठे हैं
और यूक्रेन ने उन्हें वहां फंसा देख उनकी मुट्ठी से क्राइमिया को हथियाने के लिए ताकत फूंक दी है, क्योंकि क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद वो प्रायद्वीप है जो है तो उसी का हिस्सा, लेकिन उस पर कब्जा रूस का है, वो भी 8 साल से। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर हमला किया था, जिसे यूक्रेन अब तक रूस से छीन नहीं पाया है, लेकिन अब सीन बदलता हुआ दिख रहा है। क्राइमिया के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन ने काला सागर से तेल निकालने के लिए लगाए गए 3 ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया, वो भी क्राइमिया की उस तेल कंपनी के प्लेटफॉर्म जिस पर अमेरिका ने 2014 से प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसलिए यूक्रेन का ये वार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्राइमिया में रूस की नौसेना का बड़ा अड्डा भी है, जिसकी बदौलत उसने काला सागर में यूक्रेन को बुरी तरह घेरा हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने क्राइमिया को अब वापस अपने देश में मिलाने का प्लान बना लिया है। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस भले ही यूक्रेन के कई इलाकों में अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त पलटवार लगातार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पहले सेना टारगेट तय करती है, उसके बाद रूस के सैन्य ठिकाने पर गिरा देती है, जिसके बाद धमाके के साथ सैन्य ठिकाना पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार से ढक जाता है। वहीं रूस ने दावा किया गया कि यूक्रेन के युद्ध के दौरान पकड़े गए अमेरिकी नागरिकों का फांसी की सजा से बच पाना मुश्किल है। जंग के बीच पहली बार रूस ने अमेरिका के 2 पूर्व सैनिकों को हाल ही में पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास प्रांत से पकड़ा था, जिन पर आरोप है कि वो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्हें रूस का समर्थन करने वाले विद्रोहियों ने डॉनबास में पकड़ लिया। अब अमेरिका की सरकार को चिंता इस बात की है कि कहीं उन दोनों को भी ब्रिटेन के उन 2 नागरिकों की तरह मौत की सजा न सुना दी जाए, जिन्हें डोनेस्क में पकड़ा गया था। इसलिए जब से वो रूस के हत्थे चढ़े हैं, तब से अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए बार बार ये कह रहा है कि जंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ रूस अमेरिका के उन पूर्व सैनिकों पर रहम करने के मूड में नहीं दिख रहा और वो डोनेस्क से पकड़े गए ब्रिटेन के दोनों नागरिकों की ही तरह इन अमेरिकी नागरिकों को भी सख्त सजा देने की तैयारी में है, क्योंकि रूस का दावा है कि ये वो लोग हैं जो डॉनबास में जंग के मैदान में यूक्रेन की तरफ से उसके सैनिकों पर फायरिंग कर रहे थे और उनकी जान पर खतरा बने हुए थे। रूस का मानना है कि वो लोग पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह वो पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ दें, यानी उनका इरादा था कि डॉनबास में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में उन दोनों अमेरिकी नागरिकों को फांसी की सजा मिलने की आशंका बढ़ गई। इन हालात में अमेरिका को डर है कि उसके नागरिकों का रूस क्या हश्र करेगा। हालांकि रूस की तरफ से इस पर जांच पड़ताल जारी है, जिसके बाद अमेरिका के उन नागरिकों की सजा तय हो पाएगी। और बिहार के नवादा में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार के नवादा में हुई मूसलाधार बारिश ने कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, यहाँ तक कि वहाँ के सदर अस्पताल के परिसर में भी पानी भर गया, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 1 करोड़ 65 लाख रुपए चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के सारे पैसे भी बरामद कर लिए। पर देश में मचे सियासी हंगामे के बीच दावा किया जा रहा है कि एलएसी पर तैनाती के लिए सेना को युवाओं की सख्त जरूरत है। सुरक्षा मामलों के जानकार दावा कर रहे हैं कि अगर जल्द ही एलएसी पर कम उम्र के सैनिकों की तैनाती न हुई तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दावा यह है कि भारत की इस कमजोरी पर चीन की भी पैनी नजर है। चीन से लगने वाली भारत की सीमा यानी एलएसी पर सेना की मुश्किलें हमेशा से सबसे ज्यादा रही हैं। कुदरती तौर पर यह हालात बेहद मुश्किल हैं। कहीं बर्फीले तूफान, खून जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी, ऐसी परेशानियां जो सैनिकों के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दें। लेकिन चीन जैसे पड़ोसी की वजह से भारतीय फौज के लिए चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। एक पल के लिए भी भारतीय फौज सीमा पर लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकती। हालात कितने भी मुश्किल हों, भारतीय फौजी अपनी जान दांव पर लगाकर भी सीमा पर डटे रहते हैं। इसीलिए दावा ये किया जा रहा है कि अगर अग्निपथ योजना के तहत सेना को युवाओं का दम मिल गया तो चीन को बेदम करना आसान हो जाएगा। इसलिए भारतीय सेना के तीनों अंग जल्द से जल्द अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। इस जल्दबाजी की वजह समझना भी मुश्किल नहीं। फिलहाल भारतीय सेना में 25 साल से कम उम्र के सैनिक केवल 19% हैं। 25 साल से कम मतलब ऐसा आयु वर्ग जिसमें अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की योजना है, जबकि 27% सैनिक 26 से 30 साल के बीच की उम्र के, 31 साल से 35 के बीच की उम्र के वाले 20% जवान। समझने की बात यह है कि उम्र जितनी ज्यादा होती है, मुश्किल मौसम में टिकने की ताकत उतनी ही कम होती है।
भारतीय सेना में 19% सैनिकों की उम्र तो 36 साल से 40 साल के बीच है। 41 साल से 45 साल के बीच की उम्र के फौज में करीब 10% सैनिक हैं और करीब 4% सैनिक ऐसे हैं जिनकी उम्र 46 साल से 50 साल के बीच है। मतलब यह कि अगर 31 साल से ऊपर के सभी सैनिकों को देखें तो उनकी गिनती 54%, मतलब आधे से भी ज्यादा। और यही बात भारतीय फौज की सबसे बड़ी चिंता की वजह बनी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक इंटरव्यू में इसी बात पर जोर दिया। उनके मुताबिक यह हैरान करने वाली बात है कि सबसे जवान देश की सेना सबसे ज्यादा उम्र की है। भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है।